नमस्कार दोस्तों, मैं गौसिया खान फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ जो कि हमारे हिंदी एफसी के फर्स्ट सेम में जो कि मॉरल वैल्यूज़ या नैतिक मूल्य और एथिक्स की बात की जाती है, उनसे संबंधित ये विषय है जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण। नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण जो कि हमारे सिलेबस की हमारी किताब के पाठ्यक्रम में जो चैप्टर दिया गया है, उसकी लेखिका हैं डॉक्टर शशि राय। सबसे पहले तो डॉक्टर शशि राय का हम एक जीवन परिचय देख लेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की सुप्रसिद्ध शिक्षाविद अनुसंधानवक्ता श्रीमती शशि राय मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक सम्मानजनक नाम है। डॉक्टर शशि राय ने अपने जीवन काल में अध्यापन, प्रशासकीय दायित्व एवं अनुसंधान तीनों क्षेत्रों में भरपूर योगदान प्रदान किया है। वह वनस्पति शास्त्र की प्राध्यापक रहीं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर आपको समान अधिकार प्राप्त है और मेरा ये सौभाग्य रहा कि कई बार कार्यक्रमों के संदर्भ में मेरी उनसे भेंट भी हुई और उनसे मिलने के अवसर भी मुझे प्राप्त हुए हैं। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त के बाद वो विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यूजीसी की सम्मानित सदस्य भी रही हैं। आइए हम मुख्य विषय पर चलते हैं जो कि है नैतिक मूल्य परिचय एवं वर्गीकरण। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जीवन के समस्त गुणों, ऐश्वर्यों, समृद्धियों और वैभवों की आधारशिला चरित्र और नैतिक मूल्य है। वैदिक मंत्रों में हमारे ऋषियों ने इसलिए भगवान से प्रार्थना की, असतो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मां अमृतगमया। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चले और असत्य और अंधकार का संबंध मनुष्य के असत्य मार्ग से है। नैतिक मूल्य से इस भूमि पर चरित्रवान व्यक्ति का निर्माण भी किया जाता रहा है, परंतु इसके अभाव में व्यक्ति अपने कृत्यों से इस पवित्र धरती को कई बार नर्क भी बना देता है। नैतिक मूल्य मनुष्य का आधार स्तंभ है जो मानवता को जीवित रखता है। इसलिए यहाँ मैं नैतिक मूल्यों पर बात करने के पहले मूल्य, नैतिक मूल्य और चरित्र तीनों का अर्थ समझाना जरूरी समझती हूँ। इसका एक फायदा ये होगा कि आपको आपके चरित्र को सुधारने का अवसर मिल जाएगा। मूल्य को अमूर्त प्रत्यय कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे कि ये अमूर्त प्रत्यय क्या है? जो व्यक्ति या परिवार या समुदाय आदि के लिए लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को निर्धारित करता है। मूल्यों को व्यक्ति धीरे धीरे ग्रहण करता चला जाता है और अपने चरित्र और आचरण की निजी कसौटी बना लेता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो अपने चरित्र और आचरण में उसको उतारता चला जाता है। मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ मूल्य इस प्रकार हैं, मैं आपको बताती हूँ। नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और सैद्धांतिक मूल्य। भिन्न भिन्न मूल्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों और भिन्न भिन्न मात्रा और आवृत्ति में विकसित किए जाते रहे हैं। इन सभी मूल्यों में नैतिक मूल्यों का विकास अधिक आवश्यक माना गया है। नैतिक मूल्य को सामाजिक नैतिक मूल्य भी कहा जाता है। सामाजिक नैतिक मूल्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या है, अनेक मूल्य हैं जिसमें उचित अनुचित की भावना, आज्ञा पालन, सत्य असत्य का ज्ञान, ईमानदारी, दया, सच बोलना। हमेशा कहा जाता है ना कि सच बोलो, अपने जीवन में हमेशा सत्य के साथ चलो। आत्मनियंत्रण, किस तरह से अपने ऊपर कंट्रोल करना है, कैसे आत्म संयम के साथ अपने जीवन को जीना है, ये सारी चीज़ें हमें नैतिक मूल्य के अंतर्गत बताई जाती हैं। विश्वसनीय, यानी अपने आप को इतना विश्वसनीय बना लो आप कि हर एक व्यक्ति आप पे विश्वास करना चाहे। उत्तरदायित्व की भावना इसके अंतर्गत आती है। व्यक्ति के इन्हीं सामाजिक नैतिक मूल्यों के समूह को हम चरित्र कहते हैं। इन सब से मिलकर ही चरित्र का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक नैतिक पक्ष है। संपूर्ण जीव जगत में मनुष्य एक विशेष प्राणी है, ये तो आप सभी जानते हैं। कहते हैं ना कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि वो एक समाज में रहता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को जीने के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं। जब हम एक परिवार में जन्म लेते हैं और हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, सारी जीवन को जीने के क्रियाकलाप हम अपने परिवार के माध्यम से सीखते हैं। हमें बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बताए जाते हैं कि भाई अपने जीवन को इस तरह से जीना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्रेम करना है। ये सारी चीज़ें हमें हमारे माता पिता और हमारे परिवार के माध्यम से सिखाई जाती हैं और ये नियम जो हैं ये मूल्य कहलाते हैं। ये मूल्य मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। कहते हैं ना कि वो एक बहुत ही महापुरुष हुए हैं या वो एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। तो ये जो परिभाषा निकल के आती है ये
कहाँ से निकल के आती है? क्योंकि वो अपने जीवन को कुछ इस प्रकार से जीते हैं कि लोगों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है और लोग उन्हें इस तरह से याद करते हैं और उनके बारे में ये चर्चा करते हैं। अन्य प्राणियों की तुलना में क्योंकि मनुष्य को एक श्रेष्ठ यानी कि बेहतर प्राणी बताया गया है। कहते हैं ना, प्राणी जगत में सबसे सर्वोच्चम स्थान पर जो बैठा हुआ है वो मनुष्य की प्रजाति है। कारण यही है क्योंकि वह ये अधिकार रखता है कि अपने जीवन को किस तरह से जीना है वो ये निर्धारित कर सकता है। ईश्वर ने उसे इतनी शक्ति दी हुई है। जीवन की जटिलता और विषमता के बीच एक बात और समान रूप से सभी पर लागू होती है, वह कि हमारा जीवन जो कि जीता है मनुष्य, वो उसका मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाए। जीवन का मूल्य, इन मूल्यों के लिए समग्र प्रयास करना स्वस्थ समाज की मूलभूत आवश्यकता है। कहते हैं ना कि एक समाज स्वस्थ कैसे बनता है, क्योंकि उसके नागरिक जो हैं वो सही सोच और उच्च विचार वाले हों, तभी वो समाज एक स्वस्थ समाज बन पाता है। लेकिन जैसे जैसे विभिन्न स्तरों पर जीवन में परिवर्तन होता है, मूल्य भी विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए परिवर्तित होते चले जाते हैं। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति, समाज और राष्ट्र अपने परिवेश और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मूल्यों को परिभाषित करने लगता है, जिसके कारण हमारे जीवन मूल्य संकट के दौर से गुजरने लगते हैं। हमारा समाज भौतिक उन्नति तो कर रहा है, परंतु नैतिक उन्नति कई बार नहीं कर पाता। यदि यही सिलसिला रहा और इसी तरह से इस तरह के प्रयास नहीं किए गए तो कहीं ना कहीं समाज को उत्कृष्ट बनाने में दुविधा का सामना तो करना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ कि मनुष्यता के समक्ष समस्याएं तो उत्पन्न हो चुकी हैं, क्योंकि आज का समाज और परिवेश जो है वो एक भयंकर परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसके चलते नैतिक मूल्यों का स्तर कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। कई बार क्या होता है कि बहुत दूसरी सभ्यताओं का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हम कोशिश करते हैं कुछ उस तरह से जीवन को जीने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे समाज के नियम और मूल्य हैं, उनका कहीं ना कहीं ह्रास होने लगता है और कहीं ना कहीं हम उनसे दूर होने लगते हैं। तो कोशिश ये है, आवश्यकता ये है कि इन मूल्यों को हम पुनः स्थापित करें और इसका दायित्व लें। अब हम बात करेंगे मूल्यों की प्रमुख परिभाषाओं की। सबसे पहले मैं बात करूंगी श्री राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। आप कहते हैं मूल्य समाज अनुमोदित उन इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं जिन्हें अनुबंधन, अधिगम या समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात किया जाता है और जो व्यक्तिगत मानकों तथा आकांक्षाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी इस परिभाषा में मूल्यों को समाज द्वारा अनुमोदित इच्छाओं और लक्ष्यों के रूप में भी विवेचित किया है। अब हम बात करेंगे मूल्य की अवधारणा पे। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मूल्यों को सिखाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें आत्मसात किया जाता है। मूल्य वास्तव में आचरण होते हैं। मूल्यों को आचार विचार में ढालने की प्रक्रिया परिवार तथा माता पिता से प्रारंभ होती है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था आप लोगों के, एक बालक जब जन्म लेता है तो उसको सभी मूल्यों और सभी जीवन के नियमों के बारे में परिवार से मालूम होता है और बालक के समाजीकरण परिवार के सांस्कृतिक मूल्य आदि के द्वारा एक बालक संस्कारवान या संस्कार विहीन ही बनता है। जॉन डीवी के अनुसार मूल्य का संबंध आंतरिक रुचियों से भी होता है, जिनका अनुमोदन समाज द्वारा किया जाता है और उनकी वस्तुनिष्ठ रूप में चर्चा भी की जाती है। उक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मूल्य हमारी आस्थाओं और सामाजिक मर्यादाओं पर आधारित आचरण के सिद्धांत हैं। जब हम अपने आचरण और व्यवहार को समाज के नीतिगत दायरे में लाते हैं तो हमारे मूल्य नैतिक मूल्य बन जाते हैं, जो जीवन के आधारभूत मूल्यों के समकक्ष खड़े होते हैं और दोनों का आधार समान होता है। समाज के स्थापित नियमों और मानकों के अनुरूप अपने आचरण, व्यवहार और चरित्र का ढालना नैतिक मूल्यों के संदर्भ में एक सर्वमान्य अवधारणा है। मूल्यों का वर्गीकरण अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही संक्षिप्त में आपको चर्चा करके बताऊंगी। मूल्यों के वर्गीकरण को हमने कुछ भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है दार्शनिक मूल्य, यानी भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन दार्शनिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 पे हमने रखा है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य क्या है? जैविक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, ये सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य और आर्थिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक रूप के मूल्य रिपीट। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सौंदर्यानुभूतिक मूल्य और राजनीतिक मूल्य सभी मनोवैज्ञानिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं।
और फोर्थ नंबर यानी चौथे नंबर पर है सार्वभौमिक मूल्य। सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा ये वह मूल्य हैं जो सभी प्रकार के मनुष्यों पर लागू किए जाते हैं। उनके सामाजिक, जातीय या सांस्कृतिक मूल्य की परवाह किए बिना एक मूल्य को सार्वभौमिक मूल्य माना जा सकता है जब ये कानूनों और मान्यताओं से परे हो जाते हैं, बल्कि ये सभी लोगों के लिए समान अर्थ माना जाता है और समाजों के अनुसार भिन्न नहीं होता। नैतिक मूल्यों के रोपण स्तर की अगर हम बात करें, अर्थात वह स्थान जहां नैतिकता का पौधा सींचकर एक वृक्ष बनाया जाता है, तो यहाँ पे बहुत ही विशेष कर हमें परिवार पे चर्चा करनी पड़ेगी। परिवार मनुष्य के जीवन का पहला पड़ाव है। परिवार में जन्म लेने के बाद भावनात्मक संबंधों का प्रारंभ होता है। मानवीय संबंधों का महत्व समझ में आता है। परिवार को आत्मसात करते हुए बच्चे का विकास होता है। कहा गया है कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है और बच्चे की माँ उसकी प्रथम गुरु होती है। भारत एक परिवार प्रधान देश है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और परिवार से ही समाज का निर्माण किया जाता है। तो आज का ये मेरा विषय यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। किसी अगली बार आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।